चलो फिर अब आज पढ़ाते हैं तुमको कैसे किसी पदार्थ का अणु का द्रव्यमान निकाला जाता है, अणु का भार निकालते हैं। जैसे किसी पदार्थ का अणु का भार निकालते हैं या अणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं किसी के अणु का। जैसे मान लो तुमको कुछ द्रव्यमान तो याद करने पड़ेंगे यहाँ पर। जैसे कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, किनारे लिख देते हैं यहाँ। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, कैल्शियम का 40 होता है? चलो अभी और आएंगे, नाइट्रोजन का 14 होता है। जैसे जैसे आते जाएंगे बताते जाएंगे। नाइट्रोजन का 14 होता है। तो जैसे तुमसे कहा गया कि पानी का अणुभार, एक अणु का भार ज्ञात करो, पानी के एक अणु का द्रव्यमान या भार ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। ये बात हम तुमको बता चुके हैं कि यहाँ पर जब ये क्या लिखा है, ये पानी का क्या है? अणु सूत्र है। ये क्या है? पानी का, पानी के एक अणु का सूत्र है। ये क्या है? पानी के एक अणु का सूत्र है। ये कितने अणु है? एक अणु है। तो इस एक अणु को बनने में, इस एक अणु को बनाने में कितने परमाणु इस्तेमाल हो रहे हैं? सर 2 कुल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 परमाणु हाइड्रोजन के इस्तेमाल हो रहे हैं और 1 परमाणु जो है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है। सर 3 समझ आई बात? हाँ, तो कुल कितने परमाणु इस्तेमाल हो रहे हैं? 3। 3 में से 2 किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं और 1 किसका है? देखो यहाँ पर तो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर तो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता। जब कुछ नहीं लिखा होता तो यहाँ पर 1 माना जाता है, इसलिए 1 नहीं लिखा जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1, नहीं तो भाई जितना लिखा हो उतने। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 लिखा है, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे? 2। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है? 1। हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1 होता है, तो 2 गुणे हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो 2 को 1 से गुणा कर दो, ठीक, फिर प्लस लगाओ। अब ऑक्सीजन का कितना होता है? देखो 16 इसमें लिख दो यहाँ पर। तो अब इसको करोगे कितना आएगा? 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 16 ये बराबर कितना हो जाएगा? 18, यानी 18 U। तो ये पानी के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? पानी का अणु द्रव्यमान कितना होगा? 18 U। आई बात समझ में कुछ? ऐसे ही एक पदार्थ ले हम H2O2, ये होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो अब इसका निकालना हो तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 गुणे 1। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 1 को 2 से गुणा कर दिया, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर? 2, तो इसको 2 से गुणा कर दिया, ठीक, इसको 2 से गुणा कर दिया। अब सबकी गुणा कर लो, 2 एकम 2 प्लस 16 दूनी 32। अब इसको जोड़ लो, कितना हो गया? 34 U। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का अणु द्रव्यमान कितना हो गया? 34 U, ठीक है? यूनिफाइड। आई बात समझ में? तो ये समझ में आ रहा कैसे हमको निकालना है? यस सर। अब देखो, अब एक और सूत्र लेते हैं, थोड़ा और बड़ा सूत्र लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे लिया हमने CaCO3, ठीक। अब यहाँ पर देखो, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है। 3 तरह के परमाणु हैं इसमें, कार्बन का है, कैल्शियम का है और ऑक्सीजन का है, ठीक। अब इसका हमें निकालना है भार, तो कैसे निकाल? कैल्शियम का 1 ही है, तो कैल्शियम का कितना होता है? 40। तो हम यहाँ लिख देंगे 40, फिर लगाएंगे प्लस। कार्बन का 1 ही है, कार्बन का भी 1 ही है, तो कार्बन का कितना होता है? 12। कार्बन का कितना है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर? 3। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर? 3, तो लिख लेंगे हम 3 गुणे एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16, तो इसको हम 16 से गुणा कर देंगे और गुणा वाली संख्याओं को ब्रैकेट में कर लेते हैं। 40 और 12 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 52, प्लस 16 तिहाई 48,
इसको जोड़ लो, कितना आएगा? 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 5 10, कितना आ गया? 100। क्या चीज? यू। तो कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु का भार कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा? 100 यू। तो समझ में आया ये कैसे निकालते हैं? समझ में आया? यस सर। अच्छा, समझ में आया तो हमको जरा हिसाब लगा के बताओ कि CO2 में का द्रव्यमान कितना होगा, बताओ। कापी में लगाओ अपनी सवाल, हमको याद ना, अपने मौखिक गणित लगा के बताओ कितना होगा। CO2 का कितना होगा बताओ, तो हम समझे कि तुमको समझ में आ गया। सर जी CO2 का कितना होगा? हाँ, 44 तुम्हारा 44 आया। यू। और लोग लगाओ जरा, और तुम लोग लगाओ जरा, कुणाल लगाओ, 44 ललित लगाओ। सर लगा ललित? के 44 है। 44 आया। योगेश? यस सर 44 ही आ रहा। उसमें इधर सब लिखे हुए हैं, ध्यान से देखना। यस सर 12 1 अक्षय बताओ। 180 सर। 180। अच्छा, कुणाल? कुणाल बोलो। यस सर कुणाल कनौजिया बोलो, कितना आया? 180 हैं? सर। 180 आया। तुम्हारा भी 180 आ गया। यस सर। ललित? ललित तुम्हारा कितना आया? सर 180। 180। यस सर। देखो, जब भी यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखो, थोड़ा सा और आसान कर देते तुमको समझने के लिए। अगर कोई, जैसे हमने सूत्र लिखा CO2, ठीक, ध्यान से सुनना, तो C में तो कुछ लिखा नहीं है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। यहां पर ये लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, C में कितने, C के कितने हैं? 1, ब्रैकेट लगा लो, 1 गुणे, छोड़ दो, 1 गुणे लिख के छोड़ दो, थोड़ी जगह बना के थोड़ा आगे ब्रैकेट बंद कर लो, फिर प्लस लगाओ। अब फिर ब्रैकेट शुरू करो। O कितने हैं? 2। O कितने हैं? योगेश ध्यान से सुनना, कितने हैं? 2। तो यहाँ 2 लिख लो, फिर गुणा लगा लो। अब देखो C का कितना होता है? ठीक है सर 12। भाई ये तुमने C का लिखा है, C का 1 लिखा था, तो C का कितना होता है? 12, तो यहाँ 12 लिख दो। अब ये किसका है? O का है, तो O का कितना होता है? 16। तो 16 यहाँ लिख दो, बंद कर दो, तो ये हो गया 12। इसको गुणा कर लो, 12 1 कम 12 प्लस 16 दूनी 32, ये हो गया 44। ठीक, उत्तर हो गया। इतना तो आसान है, समझ में नहीं आता तुमको? अच्छा, अब ऐसे इसमें क्या करोगे? इसी तरीके से इसमें करो। यहाँ पर 3 चीजें हैं, तो पहले ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 6 यहाँ लिखा है तो 6 लिख लो, गुणा लगा लो, ठीक, फिर ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस लगा दो, फिर ब्रैकेट लगाओ। यहाँ क्या लिखा है? 12, 12 लिख लो, गुणे, इसको बंद कर दो, फिर प्लस लगाओ। अब यहाँ क्या लिखा है? 6, 6 लिख लो, गुणा लगाओ, फिर इसको बंद कर दो। अब CH और O सबके भार तुम्हें लिखने हैं, तो C का कितना होता है? 12, यहां पर लिख दो 12, यहां पर लिख दो 12। H का कितना होता है? 1, यहां पर लिख दो 1, ठीक। और O का कितना होता है? 16, तो अब यहां पर लिख दो 16। अब लिखा पढ़ी तुम्हारी पूरी हो गई। अब सबको गुणा करो और जोड़ दो, 12 6 72 प्लस 12 एकम 12, ठीक, प्लस 16 6 96। अब ये सब जोड़ डालो, जोड़ नहीं पाओगे इसको, 2 और 2 4 6 10, हासिल लगा 1 7 और 1 8 8 और 1 9 9 और 9 18। कितना आ गया? 180 सर। आया कि नहीं आया? यस सर। तो अब ये सब समझ में आ गया बाकी लोगों को यस अच्छी तरीके से?
यस सर। किसी भी यौगिक का अगर हमें भार निकालना हो गया, या द्रव्यमान जिसको कहते हैं, एक अणु का द्रव्यमान, तो ये जो तुम निकाल रहे हो कितने अणुओं का द्रव्यमान निकल रहा है? एक अणु का। ये कितने अणुओं का निकल रहा है? एक अणु का। एक अणु का। तो अब अगर, हाँ, तो अब अगर हम यहां पर कह दें कि अब निकालो तुम जरा 2H2O का मान निकालो, तो 2H2O यहां पर हमने 2 लिख दिया, इसका मतलब हो गया H2O पूरा ये कितनी बार है? 2 बार है। यानी H2O के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। 2। देखो ये क्या है? H2O का एक अणु हुआ। ये भी क्या हुआ? H2O का एक अणु हुआ। अगर यहां पर हमने लिख दिया 2, तो ये कितने हो गए? 2 अणु हो गए। हम यहां पर लिख दें 4, तो इसका मतलब H2O के कितने अणु हो गए? 4 अणु हो गए। यहां पर लिख दें 5, इसका मतलब H2O के कितने अणु हो गए? 5 अणु हो गए। ठीक, तो अब 5 अणुओं में हाइड्रोजन कितना होगा? बताओ, एक अणु में कितना होता है? एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? एक सर। एक पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? जी 2 होते हैं। यस सर। देखो ये, देखो H2O क्या है? एक अणु है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 1। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1। अब जब यहां पर हम कहेंगे कि 2 अणु हैं, तो अब बताओ, हिसाब लगा के बताओ कि 2 अगर अणु हैं आप पानी के, तो उसमें कुल कितने परमाणु हो जाएंगे हाइड्रोजन के? एक अणु में कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 अणु में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 4 अणु में कितने हो जाएंगे? 8। 8 हो जाएंगे। 5 अणु में कितने हो जाएंगे? 10। 10 हो जाएंगे। यानी क्या करना है तुमको? इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। इस तरह से हम निकाल लेंगे कुल कितने परमाणुओं की संख्या है। तो अगर हमको मान लो 5 H2O का निकालना है, तो यहां पर ऑक्सीजन कितने होंगे? ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? यहां पर कितना लिखा है? 1, तो 1 को 2 से गुणा कर लो, 1 को 4 से गुणा कर लो, 1 को 5 से गुणा कर लो। आई भाई, क्योंकि यहां पर जो संख्या लिखी है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तभी तो पूरा अणु बनेगा। तो यहां पर हम सब ने माना जाता है 1। तो तुमने हाइड्रोजन की संख्या निकालने के लिए क्या किया? इन दोनों को गुणा कर दिया। 4 दूनी 8। ऑक्सीजन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 एकम 4, 5 एकम 5, 2 एकम 2। यहां पर 1 है तो 1 एकम 1। आई बात समझ में? इस तरह से हम पता कर लेंगे कि अगर ज्यादा अणु हैं, एक से ज्यादा अणु हैं, तो वहां पर उसका कुल द्रव्यमान कितना होगा, ये निकालना होगा। तो हम इस तरह से निकाल लेंगे उसको गुणा करके, उतने अणुओं से। एक अणु का पता कर लेंगे, उसको जितने अणु होंगे उतने से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ये सब समझ में आ गया? बताओ, आज अभी तक जितना पढ़ाया उसमें सबको समझ में आ गया? चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक और चीज, नई चीज आज पढ़ते हैं, जो जल्दी किसी को समझ में आती नहीं है। देखें तुमको समझ में आती है कि नहीं। उसको कहते हैं हम एक मोल। एक मोल अंग्रेजी में कहते हैं MOLE, और इसको शॉर्ट में लिखना होता है तो MOL केवल लिखते हैं, MOL। ठीक, एक मोल। ये एक मोल क्या होता है? एक मोल किसे कहते हैं? एक मोल वास्तव में क्या है? परमाणुओं की संख्या है। और एक मोल क्या है? परमाणुओं की संख्या है। जैसे किताब के हिसाब से अगर देखें तो किताब में लिखा, जैसे तुम कहते हो 1 दर्जन, ये कहते हो ना, 1 दर्जन, ये शब्द इस्तेमाल करते हो, दर्जन। तुम इसका मतलब जानते हो? 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? 1 दर्जन केले। 1 दर्जन होंगे केले 12 केले। मतलब कितने केले हो गए? 12। योगेश? 12 सर। 1 दर्जन केले का मतलब कितना हो गया? 12। 12 केले। ठीक। योगेश, 1 दर्जन संतरे का मतलब क्या होगा? सर 12 संतरे, वो तो किलो में दिए जाते हैं सर। हम कह रहे हैं कि 1 दर्जन संतरे हैं, तो कितने संतरे होंगे? दिए चाहे जितने जाए, इससे मतलब नहीं है। हम तुमसे कह रहे हैं कि 1 दर्जन संतरे हैं तो कितने होंगे? 12 होंगे। ठीक,
यस सर। समझ में आ गई बात? 1 दर्जन संतरे हैं तो कितने होंगे? 12 होंगे। 12। ऐसे ही कहा जाता है, ऐसे ही कहा जाता है, एक शब्द होता है स्कोर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्कोर। एक स्कोर का मतलब क्या होता है? 20। एक स्कोर का मतलब क्या होता है? 20। ठीक। ऐसे ही एक शब्द होता है एक ग्रूस। ग्रूस। एक ग्रूस का मतलब होता है 144। तो यहां पर दर्जन है, स्कोर है, ग्रूस है, ये क्या है? शब्द हैं। और ये शब्द क्या बताते हैं हमको? इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है? संख्या का ज्ञान होता है कि कितनी संख्या है। एक दर्जन का मतलब हो गया 12। एक स्कोर का मतलब हो गया 20। एक स्कोर का मतलब हो गया 20। एक ग्रूस का मतलब हो गया 144, यानी 12 दर्जन। इसको कहेंगे हम 12 दर्जन। 12 दर्जन यानी 12 को 12 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 144 आ जाएगा, यानी 12 दर्जन। तो उसी प्रकार से जब हम परमाणुओं को गिनते हैं, क्योंकि परमाणु बहुत ज्यादा छोटे होते हैं इसलिए उनको हम एक एक दो दो करके नहीं गिन सकते, तो परमाणुओं को गिनने के लिए हम जिस संख्या का इस्तेमाल करते हैं, जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम 12 केले को हम बना दिए 1 दर्जन, 20 को बना दिए 1 स्कोर और 144 को बना दिए 1 ग्रूस। ठीक। ऐसे ही एक परमाणुओं की एक निश्चित संख्या रखी गई है, उसको ज्ञात किया गया है, उस निश्चित संख्या को ही हम कहते हैं 1 मोल। 1 मोल। आई कुछ बात समझ में? 1 मोल क्या है? ये भी क्या है? परमाणुओं की केवल संख्या है। परमाणुओं की संख्या होती है। जैसे 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो लो अभी बता रहे हैं, 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, 1 स्कोर में 20 होता है, 1 ग्रुप में 144 होता है। उसी प्रकार से 1 मोल में जो संख्या होती है वो होती है 6.022 गुणे 10 की घात 23। ये संख्या होती है। आई बात समझ में? और ये संख्या इतनी बड़ी संख्या है कि तुम किसको पढ़ नहीं सकते हो। तुम्हारे पास पढ़ने के लिए उतना पैमाना नहीं है। तुम कहां तक पढ़ सकते हो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पदम, 10 पदम, नील, 10 नील, और आगे जो भी होता हो। आगे का हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। आई बात समझ में? और ये उनसे भी आगे है कहीं। ये संख्या क्या है? उनसे भी बड़ी है। इसका मतलब हो गया कि 6, देखो 6.022 के आगे 23 जीरो लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 3 के बाद दशमलव लगा तो इसको हटा दो, 3 जीरो कम कर दो। इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी। ये संख्या हुई। अब इसको तुम पढ़ो जरा, हजार लाख में पढ़ो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, और आगे तो हमें भी नहीं आती इसके आगे। खत्म। तुम्हें आती हो तो इतनी बड़ी संख्या और पढ़ो आगे के भी इतनी बची है। यानी इस संख्या को हम पढ़ भी नहीं सकते ढंग से, इसलिए जो बहुत बड़ी संख्या होती है उसको 10 की घात में करके लिखा जाता है। तो यहां से क्या चले, हम दशमलव खिसकाते जाएंगे इधर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यहां दशमलव लगा देंगे और ये सारे जीरो हटा करके लिख देंगे 10 की घात 23। आई बात समझ में? तो एक मोल भी क्या है? एक मोल भी क्या है? एक संख्या का समूह है। जैसे 12, एक दर्जन क्या है? 12 को हम एक दर्जन कहते हैं, 20 को हम एक स्कोर कहते हैं, 144 को हम ग्रूस कहते हैं, ऐसे इस संख्या को हम एक मोल कहते हैं। आई बात समझ में? तो एक मोल का मतलब क्या हुआ? 6.022 गुणा 10 की घात 23। और ये संख्या किसने ज्ञात की थी? एक वैज्ञानिक थे, आवोगाद्रो। ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस संख्या को ज्ञात किया था, इसीलिए इसको आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसी संख्या को हम कहते हैं आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो संख्या। तो एक मोल में कितने परमाणु होते हैं या एक मोल में कितने अणु होते हैं? हाँ, तो हम यहां पर दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक मोल, देखो हम यहां पर इस संख्या को दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक मोल परमाणु कहेंगे,
या 1 मोल अणु कहेंगे। आई बात समझ में? हम 1 मोल केले नहीं कहेंगे कभी, हम दुकानदार से नहीं कहेंगे हमको 1 मोल केले दे दो। आई बात समझ में? तो हम जो पैमाने इस्तेमाल करते हैं वो अपनी सहूलियत के इस्तेमाल से हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए यहां पर हम अगर हमको कोई और चीज खरीदनी होगी तो वहां पर हम 1 मोल शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हम केवल मोल का प्रयोग कहां करेंगे? जब हमको अणुओं और परमाणुओं को गिनना होगा तो वहां पर हम केवल मोल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अणुओं या परमाणुओं की संख्या को बताने के लिए जो शब्द बनाया गया है उसको हम कहते हैं 1 मोल। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। आई बात समझ में? जी अब 1 मोल क्या है? 1 मोल एक संख्या है और इस संख्या का मान कितना होता है? 6.002 गुणे 10 की घात 23। ये याद कर लो, बिल्कुल रट लो कि एक मोल में कितने परमाणु होते हैं या 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है। कण जो है वो अणु भी हो सकते हैं और परमाणु भी हो सकते हैं। सर याद हो गया। तो आज इतना समझ में आया तुमको? जी सर। इतना तो तुमने समझ लिया। अब इसी चीज को, मोल वाली बात को ही हम अब अगले पीरियड पे खूब और अच्छी तरीके से थोड़ा, अभी आज तुमको हमें थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया कि मोल का मतलब क्या है। अब इस मोल का कहां कहां हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं, ये तुमको अब हम अगले टर्न पे थोड़ा सा डिटेल में फिर से समझाएंगे। आज अभी तो अपने दिमाग में इतना बसा लो कि मोल का मतलब क्या है बस। तो किसी पदार्थ का मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के 12वें भाग में होते हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं, सॉरी। तो उसको हम कहते हैं, और उसमें कण उतने ही होते हैं 6.002 गुणे 10 की घात 23। इसलिए 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.002 गुणे 022 गुणे 10 की घात 23 कण। ठीक है, तो आज भी इतना ही रखते हैं। इसके बाद फिर इसके आगे फिर अगले टर्न पे यानी मंडे को पढ़ाएंगे।